दोस्तों, हम सब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जीवन में पैसे की अहमियत क्या है। और आज हर व्यक्ति अपने जीवन में इतनी भागदौड़ सिर्फ पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में हर आम आदमी अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। मगर फिर एक ऐसा पल भी आता है जब वो थक कर हार मान जाता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी दौलतमंद बनने का उसका सपना ऐसे टूटता है मानो किसी ने समंदर के किनारे रेत का महल बनाया हो और पानी की एक लहर ने उस महल को धराशायी कर दिया हो। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास दौलत की खान है। ये वो लोग हैं जिनको खर्च करने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता। दोस्तों, ऐसे ही कुछ नियमों को समझाती है मैरी हंट द्वारा लिखी गई किताब 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ। हम उसी रहस्य को आपके साथ साझा करेंगे जिसको जानने के बाद आप भी धन कमाने के नियम जान पाएंगे। और ये नियम इतने सिंपल हैं कि इनको फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आइए सुनते हैं धन के नियम सिखाने वाली उस विश्व प्रसिद्ध किताब की समरी, जिसमें दौलत कमाने के 7 आसान तरीके बताए गए हैं। यकीन कीजिए, अगर आप इन नियमों को समझ गए तो जीवन की 80% चिंताएं छू मंतर हो जाएंगी और आप हो जाएंगे फाइनेंशियली स्टेबल और इंडिपेंडेंट। दोस्तों, इस बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान के पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजे की गारंटी होते हैं, जबकि दूसरे बिहेवियर्स असफलता के। इस बुक में पैसे से रिलेटेड बहुत से लेसन्स पर बात की गई है, जिनमें से कुछ लेसन्स हमें निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं और कुछ लेसन्स हमें लाभकारी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के सभी चैप्टर्स की खूबसूरती यह है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति फॉलो कर सकता है। ये लेसन्स सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोग या बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री वाले लोगों के लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो पैसा कमाने के नियमों को समझना चाहता है। मैरी हंट इस किताब में ये समझाना चाहती हैं कि यदि आपकी समस्या पैसा है तो इस मुश्किल का हल पैसे से नहीं हो सकता, क्योंकि जो समस्या है वही हल कैसे साबित हो सकती है। इसलिए पैसे का गुलाम बनने के बजाय उसके मास्टर बनना सीखें। अगर आपके अंदर बहुत मात्रा में पैसा बनाने की योग्यता है, यानी एबिलिटी ऑफ मनी मेकिंग एंड मैनेजमेंट है, तो आप जरूर अमीर बन सकते हैं और अपने सारे पैसों को अच्छे से संभाल कर मैनेज भी कर सकते हैं। और याद रखिए कि आपका वेतन आपको अमीर नहीं बनाता, आपके खर्च करने की आदत बनाती है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम्स पैसों पर आकर अटक जाती है और उसे लगता है कि शायद वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा है जिससे उसकी सभी जरूरतें पूरी हो सकें। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं कि वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि इसकी असल वजह मनी मैनेजमेंट का ना होना है। दरअसल मनी मैनेजमेंट हमारे खर्चे और बजट का एक कॉम्बिनेशन होता है। जो इसे समझ जाता है वो अपनी ज्यादातर जरूरतों को पूरा कर लेता है, और जो नहीं समझ पाता वो पूरी लाइफ अपनी इनकम को या किस्मत को जिम्मेदार ठहराता रहता है। आपने बचपन से कहावत तो सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है, मगर ये कहावत तभी संभव होती है जब पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया गया हो, नहीं तो समय के साथ साथ पैसा भी खर्च होता रहता है। इसलिए समय के साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी विषय बन गया है और लोग भी इसकी जरूरत बखूबी समझते हैं। मनी मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट में आप अपनी आमदनी के अनुसार अपने खर्चे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कुछ इस प्रकार मैनेज करते हैं ताकि वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य में भी आपको पैसों की समस्या ना आए। दोस्तों, मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि इंसान का बुद्धिमान होना और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन में सफल होना, ये दोनों अलग बातें हैं। सफलता अगर बिना असफलता के मिली हो तो वो सफलता बहुत ही ज्यादा जोखिम भरी होती है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होने के लिए सारी दुनिया का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता, केवल पैसा कैसे कमाना है इसके नियम जानना जरूरी होता है। दुनिया में कई बार हमने बुद्धिजीवी लोगों को फाइनेंशियल रूप से संघर्ष करते देखा है, इसलिए कई बार सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है।
हमारा फाइनेंशियल क्षेत्र में बुद्धिमान होना ये विषय लिखने का कारण कई बार ये सवाल मेरा भी होता था कि ऐसे कैसे होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति पैसे के लिए संघर्ष करता है और दूसरी तरफ औसतन व्यक्ति फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होता है। तो इसी बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होने के लिए कुछ लोग विशेषताएं या कुछ अलग विशेषताएं होनी होती हैं जो हर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति में नहीं होती। जब हम सफल व्यक्तियों के बारे में किताबें और इंटरव्यू देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वो सफल क्यों हुए, इसका सही कारण उन्हें भी नहीं पता होता। कुछ ऐसी आदतें उनमें होती हैं जो सफलता का सूत्र बन जाती हैं और उनका माइंडसेट उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा सहयोग देता है। इसलिए जो लेखक सफल व्यक्तियों पर किताबें लिखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सफलता का क्या राज है। दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी फाइनेंशियल व्यवहारों में माहिर बन जाना और सही समय पर सही निर्णय लेना जिससे फाइनेंशियल सफलता मिल जाती है, फिर चाहे वो बिजनेस हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो। इसलिए ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए जिससे आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझने का चांस मिले, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही हमारे फाइनेंसेस मेंटेन हो सकते हैं और हम सफल बन सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना मुश्किल है उतना ही उसे निरंतर संभाले रखना भी मुश्किल काम होता है। उसे योजना बनाकर बढ़ाना और टिकाए रखना, इसी को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसके लिए हमें दुनिया की सारी जानकारी होना जरूरी नहीं होता। और हाँ, अमीर बनने के लिए बुद्धिजीवी होना जरूरी नहीं होता। इसके उदाहरण देखिए तो हेनरी फोर्ड हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी हो, ये कोई दुनिया के जाने माने बुद्धिजीवी नहीं थे, मगर उन्हें पैसे कैसे कमाना है ये अच्छी तरह से मालूम था। कई बार हमारे सामने ये सवाल आता है कि कुछ बहुत कम पढ़े लिखे लोग और कुछ पढ़े लिखे लोग फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल क्यों होते हैं। ज्यादातर लोग जीवन में पैसे के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमें अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त करनी है, यही बचपन से सिखाया जाता है। अच्छी नौकरी पाने से हम फाइनेंशियल दृष्टि से सुरक्षित बन जाते हैं और उसमें भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारे बुढ़ापे की समस्या खत्म हो जाती है। ये धारणा समाज में एकदम खुल चुकी है और सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। इसलिए हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि शिक्षा अच्छी नौकरी पाने के लिए होती है। हमें जीवन में फाइनेंशियल रूप से कैसे सक्षम होना है ये शिक्षा प्रणाली नहीं सिखाती, तथा समाज में जो लोगों को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सफल होना है ये समझाने वाले लोग बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। इसलिए हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से समाज में जो मान्यताएं होती हैं वैसे ही चलते हैं, जिसमें सेविंग करना, ज्यादा जोखिम नहीं लेना, सुरक्षित नौकरी करना, पैसे के लिए काम करना, ऐसे ही कई तरह की धारणाओं के साथ हम जीते हैं। आज लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जरूरी नहीं समझते, पर यह बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए तो ये ढेर सारी दौलत बना सकता है। वहीं अप्रशिक्षित दिमाग हमें गरीबी में ढकेल सकता है, जो पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। लेखक के अनुसार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 टेक्निकल स्किल से मिलकर बनती है। अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल लिटरेसी या नंबरों को पढ़ने की योग्यता है। इन्वेस्टिंग, ये पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, ये सप्लाई और डिमांड को समझने का विज्ञान है। द लॉ, यानी कि अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती हैं। दुनिया में आपको हर दिन जिंदगी के सुनहरे अवसर मिलते रहते हैं जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते, पर वो हमेशा होते हैं। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने से ही आप इन छुपे हुए मौकों को देख पाएंगे और अच्छे सौदों और बुरे सौदों में फर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों में कमाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सोच समझ कर खर्चा करने और बचत से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इस तरीके को अपनाएंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही पैसा बचाना और निवेश करना भी जरूरी है। आप आज सैलरी को कैसे खर्च करते हैं, इससे यह पता चलता है कि आप भविष्य में
अपनी सैलरी को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए कौन सा प्लान सही रहेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आप अभी फाइनेंशियली कैसे हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स या गोल्स क्या हैं। आप जो भी बजटिंग रूल्स अपनाएंगे उनमें आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से थोड़े बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हर प्लान हर किसी के लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, साथ में ये भी याद रखिए कि आप एकदम कंजूस भी ना हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी में एंजॉय करना भी तो ज़रूरी होता है दोस्तों। इसलिए अपने और परिवार के मनोरंजन के लिए भी पैसे बचाकर ज़रूर रखिए। हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक आम इंसान को जीवन जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, और जो कुछ भी हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो सब ज़रूरत नहीं बल्कि हमारी चाहते होती हैं। इसमें मैरी हंट ने टैक्सेस और मेडिकल खर्चों को नहीं गिना है, लेकिन वो ये बात समझाना चाह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पैसों की अहमियत को सच में समझता है तो उसे जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा है, यानी अपनी ज़रूरत और चाहत के फ़र्क का पता होना चाहिए। मैरी हंट ने बताया है कि हम जानते हैं हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनके आधार पर ही हम अपने जीवन जीने के लिए फैसले करते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं समझते कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि लोग सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही लाखों का नुकसान झेल लेते हैं। दरअसल मैरी बताना चाहती हैं कि जरूरत और चाहत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसने इस फर्क को समझ लिया तो समझिए वो व्यक्ति अपने अमीर होने के सपने को जरूर पूरा कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें एक भिखारी की, तो वो भी अपनी जरूरत को पूरा कर ही लेता है, लेकिन अगर चाहत पर आए तो धन कुबेर लोग भी अपनी चाहतों को पूरा करने के चक्कर में भिखारी बन जाते हैं। मैरी हंट ने समझाया है कि जिसने जरूरत के हिसाब से अपना जीवन बदल लिया, समझो वो जिंदगी की जंग जीत गया। जो चाहत की चूहा दौड़ में पड़ा रहता है वो व्यक्ति एक न एक दिन जीवन में जरूर हार जाता है और अपनी चाहत को पूरा करने के चक्कर में अपने बचाए हुए पैसों से भी हाथ धो बैठता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बचत के लिए इच्छाओं को पूरी तरह दबाया जाए, लेकिन हमें अनुशासन से काम करना चाहिए। इसके लिए अपने बजट में आपको 50 या 25-25 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इसका मतलब है 50% खर्च अपनी बेसिक नीड्स के लिए, 25% चाहतें पूरी करने के लिए और 25% बचत निवेश के लिए खर्च करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप वाकई में पैसे को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च कीजिए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप बेकार की फिजूल खर्ची में जब तक पैसा बर्बाद करते रहेंगे तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसके बजाय अगर आप उसी पैसे को अच्छे कामों में इन्वेस्ट करें तो ज़रूरत के समय में ये पैसा आपके काफ़ी हद तक काम आ सकता है और आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं कि मुश्किल वक्त में सेविंग ही काम आती है। इसलिए मैरी हंट ने अपनी किताब में बताया है कि हमें सेविंग्स और निवेश करके अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। निवेश करते वक्त कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। निवेश जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा रहता है। जिस दिन से आपकी इनकम शुरू हो जाए उस दिन से ही आपको निवेश करना भी शुरू कर देना चाहिए। इस किताब में मैरी हंट ने बहुत से छोटे छोटे गोल्डन रूल्स की चर्चा की है। इन रूल्स को अगर आप भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो जरूर अपने अमीर बनने की चाहत को पूरा कर पाएंगे। दरअसल मैरी हंट ने बताया है कि सबसे पहले अपने सभी कर्जे खत्म करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, नौकरी की शुरुआत में अगर आप पर कोई कर्ज है तो उसे जरूर खत्म कर दें। हो सकता है आप पर एजुकेशन लोन हो या फिर कोई अन्य लोन जो आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई के लिए लिया हो। सबसे पहले उसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप चिंता मुक्त होकर पूरी तरह निवेश पर ध्यान दे पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग पूरे महीने का खर्च निकालने के बाद जो पैसे बचाते हैं उसे बचत कहते हैं, लेकिन ये बचत करने का बेहतर तरीका नहीं माना जाता और इसमें बचत की संभावना कम होती है। बचत का सबसे बेहतर तरीका है कि आप मौजूदा समय के साथ भविष्य के खर्चों की भी प्लानिंग शुरू कर दें और उसी के हिसाब से बचत करें। लालच से दूर। लेखक के अनुसार इस दुनिया में वही व्यक्ति सबसे धनवान हैं जिनके पास संतोष नामक धन है। पैसा बचाने के साथ साथ 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ किताब में मैरी हंट ने लालच के बारे में भी काफी चर्चा की है। मैरी हंट बताती हैं कि लालच हमारा दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है,
क्योंकि ये कभी भी आपके जीवन में संतोष की स्थिति पैदा नहीं होने देता। ये डर का बहुत करीबी रिश्तेदार है, क्योंकि डर आपको हमेशा इनसिक्योर फील करवाता है, तो वहीं लालच आपके जीवन की मौजूदा स्थिति को बिगाड़ के रख देता है। इसलिए कभी भी आपको अपने जीवन में डर और लालच को नहीं पनपने देना चाहिए। मैरी हंट ने इस किताब में ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करते हुए कहा है कि लालच और किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में हासिल करने की इच्छा भी इंसान के लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस इच्छा की वजह से ही इंसान गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देता है। और ये चीज किसी से भी छुपी नहीं है कि गलत तरीके से कमाया गया धन लंबे समय तक नहीं टिकता। ये लालच ही तो है जब आप अपने जीवन में बड़ी गाड़ी, बड़े घर और महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदने की इच्छा करने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं आपका जीवन इन महंगी गैजेट्स के बिना अधूरा है। लालच जब भी आपके कान में आकर बोलता है तो आप अपने आप को गलत रास्ते पर धकेल देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में लालच का पीछा छोड़कर संतोष का रास्ता अपनाना चाहिए। लालच आर्थिक रूप से अज्ञानी लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। इसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए उन्होंने कहा कि लालच अपने सभी रूपों में है, फिर चाहे वो धन का लालच हो, प्यार का लालच हो या पढ़ाई का ही लालच हो। वो हर तरीके से आदमी को ऊपर की तरफ उछालता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरा देता है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय के बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग कर लाखों करोड़ों जीतते हैं, पर फिर भी वो लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि पैसा ही आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है, तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसे आते हैं। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। उधारी के नियम कैसा राज बताने जा रहे हैं जिसको शायद ही कभी किसी ने आपको बताया होगा। जी हाँ, ये राज है उधारी का। बिल्कुल सही सुना आपने। अक्सर लोग अपनी जरूरतों या फिर अचानक आई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार की रकम लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समय पर उधार ना चुका पाने की वजह से अपना बहुत कुछ हार जाते हैं। मैरी हंट ने 7 मनी रूल्स ऑफ लाइफ किताब में उधारी के नियमों के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को हमेशा वही चीज उधार या उतनी रकम ही उधार लेनी चाहिए जिससे वो आसानी से बिना किसी परेशानी के वापस कर सके। ये स्मार्ट उधारी का सबसे पहला नियम भी है और ये काफी सदियों से हमें सिखाया जाता है। हमें कभी भी अपने साधनों से परे जाकर उधार नहीं लेना चाहिए। हमेशा सिर्फ ऐसा कर्ज लें जिसे आप आसानी से चुका सकें। इस नियम के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें तो मैरी हंट बताती हैं कि कार की ईएमआई 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि पर्सनल लोन की ईएमआई मंथली इनकम के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कर्ज लेने में तब तक कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको इसके फाइनल आउटकम्स का भी पूरी तरह से पता होना चाहिए। आमतौर पर 2 तरह के लोन होते हैं, एक है प्रॉपर्टी निर्माण से संबंधित और दूसरा प्रॉपर्टी के क्षरण से संबंधित। मकान खरीदने या शिक्षा के लिए जब आप कर्ज लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी निर्माण से संबंधित कर्ज हुआ। वहीं जब आप कोई नया फोन लेने या छुट्टियां बिताने के लिए कर्ज लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी के क्षरण से संबंधित कर्ज हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर अब चलिए मान लीजिए कि आप 30 लाख रुपए का मकान खरीदते हैं, तो इस तरह आप अपने लिए प्रॉपर्टी का निर्माण भी कर रहे होते हैं। भविष्य में जिसकी कीमत बढ़ने की संभावना होती है, इससे किराए की बचत भी होती है। इसी तरह से जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप रोजगार की अपनी संभावनाओं को बेहतर कर रहे होते हैं। इन दोनों तरह के कर्जों के एवज में आप कर में छूट का दावा भी कर सकते हैं, जिससे कर्ज की लागत कुछ कम हो जाती है। इसके विपरीत जब आप कर्ज से कोई कार खरीदते हैं तो शोरूम से कार के बाहर निकलते ही उसकी कीमत कम होनी शुरू हो जाती है, जबकि आपको कर्ज का भुगतान तो कार की कीमत के आधार पर ही करना होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा होता है उस कार की कीमत कम होती चली जाती है। इसलिए जब भी लोन लें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो लोन ले रहे हैं वो किस तरीके का है। इस लोन से आपके बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फाइनेंशियल मुद्दों को समझिए।
दोस्तों, मैरी हंट ने अपनी किताब में यह भी समझाया है कि जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है, और इसलिए हम सभी अलग अलग तरीके से पैसे कमाते भी हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई निवेशक बनता है, तो कोई कंपनी बनाता है, जिनके जरिए कोई 5,000 रुपए कमाता है, कोई 50,000 रुपए, और कोई 5 लाख, और कोई 5 करोड़, और कोई 50 करोड़ भी कमाता है। लेकिन सवाल यह है कि पैसे की समस्या किसे होती है? क्या सिर्फ कम पैसे कमाने वाले को मनी प्रॉब्लम होती है? क्या ज्यादा कमाने वाले को मनी प्रॉब्लम नहीं होती? क्या सिर्फ 5,000 या 50,000 कमाने वाले को पैसे की समस्या होती है? और क्या 5 लाख या 5 करोड़ कमाने वाले को पैसे की समस्या नहीं होती? तो जवाब है, पैसे की समस्या किसी को भी हो सकती है, चाहे कोई 5,000 कमाए या 50,000 कमाए या 5 लाख कमाए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। मनी प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। मनी प्रॉब्लम गरीबों के साथ तो होती ही है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन पैसे की समस्या सिर्फ गरीबों को ही होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसेस और बड़ी बड़ी कंपनीज भी मनी प्रॉब्लम की वजह से बंद हो जाती हैं। अमीर से अमीर आदमी को भी पैसे की समस्या के कारण अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ता है, और यहाँ तक कि लाखों और करोड़ों रुपए कमाने वाले हमारे फिल्म स्टार्स भी, यहाँ तक कि खिलाड़ी भी कभी कभी पैसे की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। आप सबको पता होगा कि साल 2000 के आसपास सदी के महानायक और सबसे सफल बॉलीवुड हीरो अमिताभ बच्चन की अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के फेल होने पर अमिताभ बच्चन बहुत बड़े पैसे की समस्या से परेशान हो गए थे, और उन्हें अपना घर प्रतीक्षा भी गिरवी रखना पड़ा था। बाद में कौन बनेगा करोड़पति और सूर्यवंशम और कुछ दूसरी फिल्मों की सफलता से अमिताभ बच्चन अपने पैसे की बड़ी समस्या से बाहर निकल पाए। इसके अलावा बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश, रोमांटिक और सफल हीरो शाहरुख खान को भी रॉ 1 मूवी के फ्लॉप होने पर बहुत ही ज्यादा पैसे का नुकसान हुआ, और वो पैसे की समस्या से परेशान हो गए थे। हालांकि उनकी दूसरी फिल्मों के हिट होने से अपने पैसे की समस्या से वो जल्दी ही बाहर निकल गए। ऐसे ही बहुत सारे फिल्म स्टार्स, खिलाड़ी और दूसरी नामी हस्तियां हैं जो करोड़ों कमाती हैं, लेकिन कभी कभी उनके ऊपर पैसे की ऐसी समस्या आती है जिनसे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इन सभी एग्जाम्पल से एक बात तो तय हो जाती है कि पैसे की समस्या सभी को होती है, और इस मनी प्रॉब्लम से जुड़ी जो बात मैरी हंट ने बताई है वो ये कि जो व्यक्ति भी पैसे को सही से नहीं संभालना जानता, या जो जरूरत से ज्यादा रिस्क उठा लेता है, उसके फेल होने पर वो पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। दोस्तों, पैसे की प्रॉब्लम सबको होती है। सारा खेल इस बात का है कि आप अपने पैसे की समस्या से बाहर निकलने के लिए किस तरह अपने फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल समझ अच्छी है तो पैसे की बड़ी से बड़ी समस्या का आप आसानी से हल निकाल सकते हैं, और अगर आपकी फाइनेंशियल समझ में कमी है तो आपको पैसे की समस्या से बाहर निकलने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि आप अपने पैसे की समस्या यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसका जवाब है, पैसे की प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल समझ को बढ़ाना होगा। आपको अपने फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा, और अपने फाइनेंशियल समझ को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना होगा ताकि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करना सीख सकें, कर्ज के जाल से बच सकें, नेटवर्थ और पैसिव इनकम को बढ़ा सकें। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखना होगा ताकि आप अपने पैसे से जुड़े लक्ष्यों को कैसे हासिल कर पाएं। इसके अलावा आपको अपनी पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीखना होगा। इर्रेगुलर इनकम की प्रॉब्लम। दोस्तों, मैरी हंट ने अपनी इस किताब 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ में उन लोगों का भी खास ध्यान रखा है जिनकी इनकम रेगुलर नहीं होती। रेगुलर इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो किसी महीने ज्यादा होती है तो किसी महीने कम होती। जिन लोगों के पास रेगुलर इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, उन लोगों को अक्सर सेविंग्स करते समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। इर्रेगुलर इनकम वाले लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल अलग चीज होती है। इसकी वजह यह है कि ऐसे लोगों को ये तो पता होता है कि खर्च कहाँ कहाँ करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन्हें सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी नहीं होती।
ऐसे केस में इनकम और खर्च को बैलेंस करते हुए एक प्लान बनाना सबसे चैलेंजिंग काम होता है। यानी कि अगर आप अच्छे तरीके से सोच समझकर प्लान बनाते हैं तो इससे आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज करने में मदद मिलती है। साथ ही आपको अपनी लाइफ के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में भी हेल्प मिलती है। दोस्तों, लेखक के अनुसार अनुशासित रहना सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। उदाहरण के लिए, बढ़िया इनकम होने पर आपको बेमतलब बहुत ज्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा खर्च करने के बाद अचानक से रुपए की जरूरत पड़ने पर आपको काफी अधिक इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन लेना पड़ सकता है या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यहाँ ये नोट करना जरूरी है कि अगर आप अपने प्लान पर नहीं टिकते हैं तो उसे तैयार करने में लगा समय बेकार चला जाता है। अगर आप अपने प्लान से इधर उधर भटकते हैं तो आपको अपने गोल को हासिल करने में दिक्कत हो सकती है और आप अपने आप के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। इसलिए अपने प्लान के साथ टिके रहिए और जरूरत पड़ने पर किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए। अगर आपकी इनकम रेगुलर नहीं है तो इनकम बूस्टर क्रिएट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ आपके लिए नोट करने वाली बात यह है कि इमरजेंसी फंड से आपको थोड़े समय के लिए रिलीफ मिलती है और वो भी ऐसे समय में जब आपकी इनकम आपके खर्चे से कम पड़ जाती है। ऐसे वक्त में इनकम का दूसरा सोर्स होने से आपके फाइनेंस को जरूरी स्टेबिलिटी मिलती है। आज के समय में फ्रीलांसर लोगों के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आपको सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल अपलोड करना होता है। इसके बाद पोटेंशियल क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्किल से मैच करने वाले जॉब को भी देख सकते हैं। जिस प्रकार अलग अलग फंड्स में इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है, उसी तरह इनकम का एक से अधिक सोर्स डेवलप करना भी अहम होता है। इससे होता यह है कि अगर एक जगह से इनकम आनी बंद हो जाती है तो दूसरे सोर्स से आपका खर्च निकलता रहता है। इस किताब में मैरी हंट ने इस दिशा में सबसे पहला स्टेप ये बताया है कि हमें किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए सेविंग करना है। इसके लिए 1 साल के खर्चे के बराबर रुपए किसी लिक्विड फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में डालकर छोड़ दीजिए। इमरजेंसी फंड नहीं होने पर आपको जरूरत पड़ने पर अपनी संपत्तियों को बेचकर रुपए पैसे की कमी को पूरा करना पड़ सकता है। इससे आपकी लाइफ के गोल्स को लेकर सीरियस रिस्क पैदा हो सकता है। वहीं जिनकी इनकम रेगुलर नहीं है उनके लिए चीजें और मुश्किल हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि कभी भी आपको काम की किल्लत हो सकती है और रुपए पैसों की भारी कमी से जूझना पड़ सकता है। इसी बीच अगर आपका कोई लोन चल रहा है या किसी तरह की ईएमआई चल रही है तो ये भी आपके फाइनेंस पर सीरियस इम्पैक्ट डाल सकता है। इसीलिए आपको अपने गोल के हिसाब से चुने गए एसेट में हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे आपकी इनकम कितनी भी रही हो, किसी भी और इन्वेस्टर की तरह बच्चों की एजुकेशन, शादी या अपने रिटायरमेंट जैसे गोल को पूरा करने के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट जरूर कीजिए। दोस्तों, कम खर्च करना हम बहुत सी हस्तियों से सीख सकते हैं। जैसे 1958 में वॉरेन बफेट ने $31,500 में 5 बेडरूम का घर खरीदा और तब से इससे बाहर नहीं निकले। वो एक बड़ा और अधिक महंगा घर खरीद सकते थे, लेकिन उनकी मितव्ययिता का शायद यही कारण है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। दूसरी ओर कान्ये वेस्ट अपने पैसे का दिखावा करने से नहीं डरते। वो $20 मिलियन की हवेली में रहते हैं और एक समय पर $53 मिलियन के कर्ज के साथ उन्होंने ट्विटर पर मार्क जुकरबर्ग से $1 बिलियन के लिए पूछने का फैसला किया। 2 सुपर सफल सज्जनों के बीच अंतर, बफे ने जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं किया और वेस्ट ने पैसा खर्च किया जो उसके पास नहीं है। इसीलिए सच तो यह है कि बहुत सारे अमीर लोग अमीर लोगों की तरह नहीं दिखते। जुकरबर्ग सचमुच एक ही बोरिंग टी शर्ट और जीन्स रोज पहनते। कम सामान खरीदना वास्तव में आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है और इन्हीं वजह से ये अमीर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए हैं। हमेशा याद रखिए कि कम खर्च करने से 2 चीजें आपके पक्ष में काम करती हैं। पहली ये कि आपके पास अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अलग रखने के लिए अधिक धन होगा। दूसरी ये कि आप सीखेंगे कि जीवित रहने के लिए आपको वास्तव में बहुत कम सामान की आवश्यकता होती है, जिससे आपको अधिक पैसा अलग रखने में भी मदद मिलती है।